गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं दीपमाला पटेल आज आपको कक्षा 12 की बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो स्वागत है आपका मेरी बायोलॉजी क्लास में। आज हम दोबारा से पाठ 5 अर्थात अध्याय 5 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत में पढ़ेंगे। एक नया टॉपिक सेक्स क्रोमोसोम्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स क्रोमोसोम अर्थात लिंग गुणसूत्र और लिंगों का निर्धारण। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं और ये लिंग के निर्धारण में किस तरह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये गुणसूत्र कौन से होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम जो लिंगों का निर्धारण करते हैं वो नर और मादा दोनों में ही पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। उन 23 जोड़ी गुणसूत्र में से 22 जोड़ी दैहिक गुणसूत्र या हम उनको ऑटोसोम्स भी कह सकते हैं या ये समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। बाकी शेष जो 2 गुणसूत्र बचते हैं या एक जोड़ी गुणसूत्र बचता है उसको हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र। वो लिंग गुणसूत्र निर्धारित करते हैं कि होने वाली संतान नर होगी अथवा मादा होगी। नर में लिंग गुणसूत्र XY जबकि मादा में गुणसूत्र XX द्वारा प्रदर्शित होते हैं। तो आइए आज हम इन्हीं लिंग गुणसूत्रों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये लिंग गुणसूत्र किस प्रकार से लिंगों का निर्धारण करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत। तो वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत, इसके बारे में आपने थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं कि जब मेंडल ने प्रयोग करे थे उस समय में कोश की संरचना, केंद्रक और गुणसूत्रों का ज्ञान नहीं हुआ था। नागेली ने सबसे पहले गुणसूत्रों को धागेनुमा संरचनाओं के रूप में देखा था। फिर इसके बाद में जो रूसो थे वो उन्होंने 1872 में इस बात की पुष्टि की थी और बाल्बियानी ने 1876 में दीर्घ गुणसूत्रों का वर्णन किया था। सन 1888 में वाल्डेयर आए और उन्होंने इन गहरे रंग के धागेनुमा संरचनाओं को गुणसूत्र नाम दिया। ये जो गुणसूत्र है इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, क्रोम प्लस सोमा। तो क्रोमो का अर्थ है कलर्ड और सोमा का अर्थ है बॉडी, अर्थात ऐसी बॉडी जो कि कलर्ड हो। क्योंकि ये धागेनुमा संरचना कैसी थी? कलर्ड थी, गहरे रंग की थी, तो इसलिए इन्होंने इसको क्या नाम दिया था? क्रोमोसोम। इसके बाद में युग्मक जनन के समय प्रत्येक जोड़ी के दोनों समजात गुणसूत्रों अर्थात ऑटोसोम्स का क्या होता है? सेग्रीगेशन हो जाता है। फिर सेकंड पॉइंट है निषेचन के समय नर व मादा युग्मकों के केंद्रक के संयोजन से जायगोट में होमोलोगस या समजात गुणसूत्र पुनः जोड़ियों में आ जाते हैं, जैसे कि
हमने अभी यहाँ ऊपर पढ़ा है युग्मक जनन। जब युग्मक बनता है अर्थात जब गैमेट्स बनते हैं हमारे, तो क्या होता है, वो जो ऑटोसोम्स होते हैं, आपने कई बार पढ़ा है, कितने हैं 22, और दूसरे में भी कितने होते हैं 22, जबकि एक एक क्या होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम। तो जब इनका क्या होता है, पहले तो पृथक्करण होता है, फिर जब निषेचन होता है तो नर और मादा के दोनों के ही संयोजित हो जाते हैं, और जब वो जायगोट में आते हैं तो वो कितने हो जाते हैं टोटल 46, जिसमें 22 उसकी मदर से और 22 उस जायगोट की फादर से मिलता है। अर्थात जो युग्मनज है उस 22 पेयर कहाँ से 22 कहाँ से मिलेंगे, उसको अपने फादर से, और 22 उसकी अपनी मदर से। जब वो उनसे मिलेंगे तो जो जायगोट बनेगा उसमें कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे 44, अर्थात वो कितने हो जाएंगे 22 जोड़ी, जिसमें दो क्या होंगे लिंग गुणसूत्र। ठीक है, इस सटनलिंग वंशागति के गुणसूत्र मत ने प्रतिपादन किया था इसका। इसमें इन्होंने बताया कि दैहिक गुणसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों का आमाप, आकृति, रचना, ये सभी समान होते हैं। ये जाति गुणसूत्र समूह अथवा कैरियोटाइप को प्रदर्शित करते हैं। गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं, दैहिक गुणसूत्र और दूसरे होते हैं आपके लिंग गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र को हम ऑटोसोम्स भी कह देते हैं, ठीक है, और दूसरे हमारे जो लिंग गुणसूत्र होते हैं इनको हम क्या कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या फिर हम इनको एलोसोम्स भी कह देते हैं, और या हेट्रोसोम्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो संजात जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं इनके द्वारा क्या होता है, ये कायिक लक्षणों या सोमेटिक कैरेक्टर्स के जीन्स का संचालन करते हैं, और इनकी संख्या अलग अलग जीवों में क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, इसके बाद में जो आपके ये आते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, ये लिंगों का निर्धारण करते हैं, और इनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, और ये हमेशा क्या होते हैं डिप्लॉयड अर्थात द्विगुणित ही दर्शाए जाते हैं। इनमें दो गुणसूत्र लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, और जीवों में लैंगिक गुणसूत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक एक्स प्रकार के और दूसरे होते हैं वाई। ठीक है, और जो कुछ जीव एक लिंगी होते हैं उनमें लैंगिक गुणसूत्र क्या होते हैं, दोनों ही लैंगिक गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, और दूसरे लिंग में गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, असमान। तो सबसे पहले दैहिक गुणसूत्र मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जिन ऐसे गुणसूत्र जिन पर विभिन्न शारीरिक एवं क्रियात्मक लक्षणों के जीन होते हैं उनको हम दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं। दूसरे हैं हमारे लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स। ठीक है, इनको ये क्या होते हैं, ये ऐसे गुणसूत्र होते हैं जिन पर लिंग निर्धारण के लिए जीन उपस्थित होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अधिकांश जंतुओं में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि निम्न श्रेणियों में ऐसा जरूरी नहीं है। लैंगिक जनन के समय जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित युग्मक बनते हैं। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है, जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। क्योंकि जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है तब जो जायगोट प्राप्त होता है, तो इन दोनों ही अगुणित युग्मक जो होते हैं इनसे जो क्रोमोसोम प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड हो जाते हैं या द्विगुणित हो जाते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट या फिर नर व मादा युग्मकों अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के पीजन से जो युग्मक बनता है वो कैसा होता है, द्विगुणित होता है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है सेक्स डिटरमिनेशन या लिंग निर्धारण, अर्थात इसमें लिंगों का निर्धारण किस तरीके से होता है ये हम जानेंगे। तो देखिए, केवल कुछ निम्न श्रेणियों के प्राणियों के अतिरिक्त सभी प्राणियों में नर तथा मादा जन्मांग अलग अलग पाए जाते हैं। उनमें से कुछ तो नर व मादा को वह रूप से देकर ही पहचान लिए जाते हैं। वास्तव में जीनों में लिंग भी एक मेंडेलियन लक्षण की भांति वंशागत होता है, किंतु
एक जीन नहीं वरन एक जोड़ी गुणसूत्र का लिंग निर्धारण करते हैं, इसलिए इसे लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। एमसी मैकलॉन्ग ने ये लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत दिया था और उनके अनुसार जो प्राणियों में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, उनके अनुसार प्राणियों में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक तो ऑटोसोम्स और दूसरे लैंगिक गुणसूत्र या एलोसोम्स। सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, ये आपको पता ही है, और इन्हें हम किससे प्रदर्शित करते हैं, हमेशा डिप्लॉयड से, मतलब द्विगुणित से प्रदर्शित करते हैं, और इनमें से दो गुणसूत्र क्या होते हैं, लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद में मनुष्य में XX और XY प्रकार के लिंग का लिंग निर्धारण होता है। कैसे? मनुष्य में जो सोमैटिक सेल्स पाई जाती हैं, इसमें 46 या फिर हम इनको कहें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं या सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र अपने अपने जोड़ीदार के बिल्कुल समान होते हैं, क्योंकि मैंने ऊपर बताया ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, मतलब एक जोड़े में रहते हैं। तो ये बिल्कुल अपनी जोड़ी मतलब जोड़ीदार में दो होंगे, तो जो पहला गुणसूत्र होगा वो बिल्कुल अपने साथ वाले के बिल्कुल समान होगा। और 23वीं जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, इनको हम हेट्रोसोम्स या फिर एलोसोम्स भी कहते हैं। पुरुषों में XY तथा मादा में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, क्योंकि पहले जो गुणसूत्र बनेंगे वो स्पर्म बनेंगे, कैसे बनेंगे, X+22 ऑटोसोम वाले, और दूसरे बनेंगे Y, क्योंकि इसके अगर हम गैमेट देखें, जो स्पर्म के गैमेट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एक तो X वाला और दूसरा Y वाला। तो इस तरीके से जो इनके स्पर्म बने वो दो तरह के बने, एक तो X+22 ऑटोसोम वाला और दूसरा स्पर्म कैसा बना, Y+22 ऑटोसोम वाला। अब देखिए हम जानेंगे कि किस तरीके से ये किस शुक्राणु हैं, ये किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल हैं नर या मादा संतान की उत्पत्ति के लिए। तो देखिए ये जो स्पर्म है X+22 वाला, इसका क्रॉस हम कराते हैं X+22 वाली मादा से या फिर स्त्री से, ठीक है। इसका जब हमने क्रॉस कराया या हमने इन दोनों का विवाह कराया, तो इससे जो उत्पन्न संतान है वो कैसी होगी, फीमेल होगी। कैसे, इस एक्स का क्रॉस जब इस एक्स से होगा, मतलब इस स्पर्म के जो ये एक्स लिंग गुणसूत्र है, इसका क्रॉस जब इस लिंग गुणसूत्र से होगा, तो ये क्या बन जाएंगे, XX प्लस 22 क्रोमोसोम यहाँ से मिल रहे हैं, 22 यहाँ से मिल रहे हैं, तो ये टोटल मिलके कितने हो गए, 44। तो XX प्लस 44, तो X क्रोमोसोम और X क्रोमोसोम, ये आपको पता है XX किसको प्रदर्शित करते हैं, एक फीमेल को, एक फीमेल का लिंग गुणसूत्र है, ठीक है। तो इसलिए ये कैसा, ये उत्पन्न होने वाली संतान कैसी होगी, पुत्री होगी, ठीक है। अब और इसमें देखिए 44 गुणसूत्र तो ये हो गए, और दो गुणसूत्र आपके ये मिल गए, आपके लिंग गुणसूत्र, तो टोटल मिलकर कितने हो गए, 46 हो गए, जो कि एक नॉर्मल इंसान में होते हैं। फिर अगला देखा हमने कौन से गैमेट्स लिए, स्पर्म के Y+22 वाला स्पर्म का क्रॉस हमने X+22 वाले एग से कराया, तो उत्पन्न संतान क्या होगी, अगर Y का क्रॉस हम X से कर रहे हैं तो क्या होगा, XY, और 22 क्रोमोसोम यहाँ और 22 क्रोमोसोम यहाँ से मिलकर कितने हो गए, यहाँ पर 44। तो XY प्लस 44, अर्थात जब XY है, Y हमेशा रेस्पॉन्सिबल होता है एक मेल संतान के लिए, मतलब नर संतान के लिए, तो उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी, नर होगी। और इसमें भी देखिए 44 क्रोमोसोम ये रहे और 2 क्रोमोसोम ये हो गए आपके लिंग गुणसूत्र, तो ये टोटल मिलाकर कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम या 46 गुणसूत्र। और आप यहाँ पढ़ना चाहें तो ये देख लीजिए, यदि X+22 गुणसूत्र वाला शुक्राणु X+22 गुणसूत्र वाले अंडाणु को निषेचित करता है, तो मादा संतान का जन्म होगा, और Y+22 गुणसूत्र वाला शुक्राणु X+22 वाले अंडाणु को निषेचित करेगा,
तो एक नर संतान का जन्म होगा। तो समझ में आ गया। तो किस तरीके से जो लिंग गुणसूत्र थे वो थे तो पूर्ण थे किसी भी पुत्र अथवा पुत्री के निर्धारण के लिए, लिंग के निर्धारण के लिए। अब आता है मनुष्य में लिंग सहलग्न लक्षण। मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षण उनको 3 रूपों में बांटा गया है। पहला है एक्स लिंग लक्षण, वे लक्षण जिसके जीन एक्स खंडों पर उपस्थित होते हैं और इस प्रकार के जीन जो होते हैं वो पिता से पुत्री को तथा माता से पुत्र और पुत्री को प्राप्त होता है। अगर पिता में है, पिता के एक्स क्रोमोसोम पर है तो सिर्फ पुत्री में जाएंगे, लेकिन अगर माता में है तो वो पुत्र को और पुत्री को दोनों को ही प्राप्त होते हैं। तो और ये जो एक्स सहलग्न लक्षण होते हैं वो प्रायः हमेशा क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं। जैसे कि वर्णांतता और हीमोफीलिया, ये दोनों इसी लक्षण के एग्जाम्पल हैं। अर्थात इन दोनों में ही जो एक्स ये लक्षण जो होते हैं ये कैसे होते हैं, एक्स सहलग्न लक्षण होते हैं और ये हमेशा क्या होते हैं, इसमें अप्रभावी होते हैं। फिर है वाई सहलग्न, इसमें क्या होते हैं, जो इसके जो जीन होते हैं वो वाई गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, वाई गुणसूत्र के असमजात विखंडन पर उपस्थित होते हैं और इसके समजात जीन एक्स गुणसूत्र पर नहीं होते हैं। वाई गुणसूत्र पर स्थित होने के कारण ये लक्षण पिता से पुत्र को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वाई पर है केवल, तो इसलिए ये किसको प्राप्त हो रहे हैं, पुत्र को ही प्राप्त हो रहे हैं। अगर एक्स पर होता तो पुत्री को प्राप्त होता, अगर अब वाई पर है तो किसको प्राप्त हो रहा है, पुत्र को प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कान पर बाल पाए जाते हैं, तो आपने देखा होगा ज्यादातर लड़कियों के कान पर कभी भी बाल नहीं पाए जाते, वो किस पर पाए जाते हैं, जो नर होते हैं अर्थात मेल होते हैं, मेल्स के कान पर लंबे लंबे मोटे मोटे बाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो कर्ण पल्लव पर मोटे तथा लंबे बालों की उपस्थिति अर्थात इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरट्राइकोसिस भी कहते हैं। तो ये किसका उदाहरण है, वाय सहलग्न लक्षणों का उदाहरण है। इसके आगे हम चलते हैं एक्स वाई सहलग्न लक्षण या एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स, वे लक्षण जिनके जीन एक्स तथा वाई दोनों गुणसूत्रों के संजात विखंडों पर एलील्स के रूप में उपस्थित होते हैं या ट्रेट के रूप में उपस्थित होते हैं। इनकी वंशागति सामान्य कायिक लक्षणों की तरह होती है, जैसे नॉर्मली होते हैं लक्षण उन्हीं की तरह होती है। अब आती है हमारी वंशागति इसकी वर्णांतता की। वर्णांतता जो होती है वो किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती है वो हम जानेंगे। वर्णांतता को हम इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांतता की आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वर्णांतता का अगर हम संधि विच्छेद करें तो वर्ण प्लस अंधता, तो ऐसा रोग जिसमें वर्णों की अंधता हो, अर्थात वर्ण हम कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा श्वेत वर्ण, श्याम वर्ण। वर्ण का अर्थ है यहाँ पर रंगों से, जहां पर रंगों के बारे में पहचान ना हो सके उसको हम क्या कहते हैं, वर्णांतता। ठीक है, तो ये वर्णांतता की वंशागति किस तरीके से चलती है उसके बारे में हम जानेंगे। यह मनुष्य में पाया जाने वाला लिंग सहलग्न रोग है। एक अप्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद करने में असफल रहता है। वर्णांतता का ये महत्वपूर्ण लक्षण है। ये लाल और हरे रंग में जब ये रोग होता है तो व्यक्ति जो होता है वो ज्यादातर लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाता, हमेशा में अंतर करने में असफल रहता है। और इस वर्णांतता को अगर लाल रंग वो नहीं पहचान पा रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेनोपिया। और अगर हरे रंग की वर्णांतता है तो उसको हम कहते हैं ड्यूटेरोनोपिया। ठीक है, इसलिए इसे हम लाल हरा वर्णांतपन या रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। वर्णांतता का वर्णन सर्वप्रथम हॉर्नर ने किया था। पुरुष एक्स सहलग्न लक्षणों को प्रदर्शित करता है अथवा वह सामान्य होता है, या तो वो उनको प्रदर्शित कर देगा या फिर वो कैसा होगा, सामान्य होगा, किंतु वो कभी भी वाहक
नहीं होता। वाहक वो होते हैं, वाहक से आपको क्या समझ में आता है, जो उन लक्षणों को आगे ले जाते हैं। तो कभी भी वाहक नहीं होता जो पुरुष होता है, क्योंकि एक्स एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण है। प्रभावी एलील जीन जो होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर ही हो सकते हैं। अतः एक पुत्री जिसमें भोग का प्रदर्शन, 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 भोग का प्रदर्शन नहीं होगा। अब देखिए, किसी बड़े किसी बड़े किसी वर्णांध विवाह, पुरुष का विवाह एक करा दिया जाए तो उसमें होने वाली जो संतानें होंगी वो किस प्रकार की होंगी। तो इसमें देखिए, ये वर्णांध पुरुष है। इसमें देखिए एक ट्रेट लिया गया है जो कि कैसा है, वर्णांधता का। तो वर्णांध पुरुष का विवाह हुआ किससे, एक सामान्य स्त्री से। ये स्त्री क्या है, बिल्कुल सामान्य है, इसमें कोई भी रोग नहीं है। अब इनका जब क्रॉस हुआ तो इसका स्पर्म बना और इससे गैमेट जो इसके जो गैमेट्स बन रहे हैं, एक तो एक्स वाला बनेगा, वो भी कैसा, जो कलर ब्लाइंडनेस है, और दूसरा ट्रेट कैसा है, नॉर्मल। इस तरीके से फिर इसके गैमेट जो बन रहे हैं वो नॉर्मल एक्स एक्स बन रहे हैं। इनका जब हमने तो आया तो जो ये ट्रेट है वर्णांधता का लक्षण है, उसका क्रॉस हमने नॉर्मल एक्स से कराया तो क्या बना, ट्रेट वाला एक एक्स आया और दूसरा कैसा आया, एक्स। तो ये जब ट्रेट इसमें आ गया वर्णांधता वाला, तो इसमें जाहिर सी बात है वो अपना उसका लक्षण तो आया है ना। तो ये जो आपके क्रोमोसोम है ये क्या है, एक्स एक्स। गुणसूत्र हमारे क्या है, एक्स एक्स। जब ये एक्स एक्स है तो जाहिर सी बात है क्या होगी, होने वाली संतान पुत्री होगी। अब पुत्री तो होगी, लेकिन जो ये वाला लक्षण आया है, इसमें ये ट्रेट आया है, तो इसकी वजह से ये कैसी हो जाएगी, वाहक। ठीक है, तो ये जो उत्पन्न संतान होगी कैसी हो जाएगी, वाहक पुत्री होगी, क्योंकि इसका जो नॉर्मल एक्स का क्रॉस किससे हुआ है, एक वर्णांध ट्रेट वाले एक्स से। अगले वर्णांध वाले ट्रेट का ही क्रॉस अगले एक्स से, जब अगले गैमीट से हुआ, अगले एक्स से हुआ एक्स से, तो वो तब भी उसी तरीके से पुत्री बनी। फिर एक्स और नॉर्मल एग का क्रॉस वाई से हुआ, नॉर्मल वाई से, तो क्या बन रहा है हमारा एक्स वाई। और एक्स वाई किसको प्रदर्शित करता है, आपका पुत्र को। पुत्र का जन्म होगा, लेकिन ये कैसा होगा, सामान्य होगा। ये इसमें कोई भी उसका वर्णांधता का गुण नहीं आया। इस तरीके से फिर अगली बार फिर से हुआ, एक्स का क्रॉस वाई से हुआ, मतलब एग का क्रॉस इस वाई से हुआ, तब जो उत्पन्न संतान होगी वो क्या होगी, फिर से एक्स वाई होगी, जो कि कैसी होगी, सामान्य पुत्र होगी। तो इसमें जो पुत्रियां थी वो दोनों ही कैसी थी, वाहक थी, जबकि पुत्र कैसे थे, सामान्य थे। तो समझ में आ गया, अगर किसी वर्णांध पुरुष का एक सामान्य स्त्री से विवाह होता है तो उसकी जो उत्पन्न संतानें होंगी तो उसकी सभी पुत्रियां कैसी होंगी, वाहक होंगी, जबकि सभी पुत्र कैसे होंगे, सामान्य होंगे। अगली प्रॉब्लम है कि अगर वाहक स्त्री व सामान्य पुरुष की संतानों में अगर कोई वाहक स्त्री है और सामान्य पुरुष है, उनका विवाह करा दिया जाए तो उनसे जो उत्पन्न संतानें होंगी वो किस तरह की होंगी। तो इसमें भी इसी तरीके से इनका क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद में इसके जो गैमेट्स बने वो क्या बन गए, एक्स वाई स्पर्म, और एग क्या हो गए, एक्स एक्स। इनका एक्स और एक्स का इसका क्रॉस करा के जब आ गया तो इसमें ये कैसा था, वाहक था। ये वाहक था तो वाहक यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से इसका और इस एक्स का कराया तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाहक एक्स आया, जिसमें इस स्त्री में, क्योंकि ये क्या था, वाहक था, मतलब ये जो लक्षण था ये वर्णांधता का लक्षण था, ये कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, अगली पीढ़ी में। तो ये जो उत्पन्न संतान थी, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये एक्स एक्स था, तो ये कैसी, ये कौन सी संतान थी, पुत्री थी, और लेकिन ये कैसी थी, वाहक थी। इस तरीके से ही जब इस वाहक एक्स वाले गुणसूत्र का जब वाई से क्रॉस हुआ तो ये जो अगली जनरेशन आई, अगली संतान आई, तो उसमें वो एक्स वाई वाली है, तो वाई है तो इट मीन्स क्या बनेगा, ये पुत्र बनेगा। जब पुत्र बनेगा,
लेकिन ये कैसा होगा, सामान्य होगा या वाहक होगा, क्योंकि इसमें भी वही ट्रेट है, वर्णांतता का ट्रेट आया हुआ है, तो ये भी क्या होगा, वाहक पुत्र होगा। अब हम आगे क्रॉस कराते हैं, एक्स और एक्स नॉर्मल दोनों एक्स हैं और उनका क्रॉस हुआ तो सामान्य पुत्री का जन्म होगा। फिर नॉर्मल एक्स का जब वाई से क्रॉस हुआ तो एक्स वाई बना, अर्थात ये पुत्र का जन्म होगा और ये पुत्र भी कैसा होगा, सामान्य होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें एक तो वाहक पुत्री का जन्म हो रहा है और दूसरी सामान्य पुत्री का। इसी तरीके से एक वाहक पुत्र का जन्म हो रहा है और दूसरे सामान्य पुत्री का। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो पुत्र हैं वो 50% पुत्र क्या होंगे, वाहक होंगे और 50% पुत्र सामान्य होंगे। इसी प्रकार से जो पुत्री हैं वो भी 50% कैसी होंगी, वाहक होंगी और 50% क्या होंगी, सामान्य होंगी। फिर आगे आता है हमारा, हम कुछ रोग जैसे इसी प्रकार से जैसे वर्णांतता का की वंशागति चलती थी, इसी प्रकार से हीमोफीलिया की भी वंशागति चलती है। हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है। इसका अप्रभावी जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। ठीक है, जैसे उसमें आपने देखा वर्णांतता में भी एक्स गुणसूत्र पर स्थित था, हीमोफीलिया में भी बिल्कुल उसी प्रकार से एक्स गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित होता है और ये कैसा होता है, होता है, होता है। हीमोफीलिया रोग प्रायः पुरुषों में ही पाया जाता है और इससे जो व्यक्ति ग्रस्त क्या होता है, उसमें क्या होता है, अगर उसको चोट लग जाए तो उसका जो ब्लड होता है वो जमता नहीं है, अर्थात वो थक्का नहीं बन, रुधिर जो होता है, रुधिर जो होता है वो निरंतर बहता रहता है। क्यों, जब थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा, रुधिर उसका पतला होगा और वो क्या होगा, लगातार बहता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कभी हमें चोट लगने के बाद में एक टाइम पीरियड के बाद में वो क्या, रक्त क्या होता है, वो जम जाता है या सूख जाता है। लेकिन जो भी व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होगा उसमें क्या होगा, जो रक्त है वो बहना नहीं रुकेगा, बहते हुए नहीं रुकेगा, वो लगातार बहता रहेगा, लगातार बहता रहेगा। अब इसकी वंशागति किस तरीके से होती है, अगर हमने एक इस रोग से ग्रस्त स्त्री का विवाह एक पुरुष से करा दिया जाए तो इसके जो वाहक स्त्री के जो गैमेट्स बने वो एक कैसा बना, ऐसा एक बना जिसमें वो ट्रेट मौजूद था, दूसरा सामान्य बना। इसी तरीके से जो कि जो नर था वो क्या था, सामान्य था और उसके जो ट्रेट बने, गैमेट्स बने, युग्मक बने, कैसे थे, सामान्य एक्स और वाई वाले थे। तो इनका जब क्रॉस कराया, एक्स का क्रॉस इस वाहक एक्स का क्रॉस इस नॉर्मल वाई से कराया तो ये क्या बना, इसमें हीमोफिलिक गुण था और ये बना क्या, एक्स वाई। तो एक्स वाई से हमें पता चल रहा है कि ये क्या होगा, सन होगा। लेकिन ये सन कैसा होगा, क्योंकि इसमें है टाया हुआ है तो ये फिलिक, तो ये सन कैसा हो जाएगा, हीमोफिलिक सन। दूसरा फिर हमने इस असाधारण एक्स का क्रॉस किससे, दूसरे एक्स वाले स्पर्म से, तो ये क्या बना, हीमोफिलिक एक्स और नॉर्मल एक्स। तो एक्स एक्स है तो इसका मतलब क्या है, ये डॉटर सेल है और डॉटर सेल है, लेकिन इसमें क्या है, हीमोफिलिक है, तो ये कैसा होगा, वाहक होगा। तो ये कैसी संतान होगी, वाहक पुत्री संतान होगी। दूसरा फिर हम देखते हैं इस एक्स का क्रॉस जब हमने वाई स्पर्म से कराया तो जो संतान बनी वो क्या हुई, एक्स वाई वाली हुई, अर्थात ये कैसे होगी, नॉर्मल सन होगा। ठीक है, अभी इसी नॉर्मल एक्स का जब क्रॉस हमने एक्स स्पर्म से कराया तो क्या प्राप्त हुआ, हमें एक्स एक्स प्राप्त हुआ, अर्थात ये क्या हुई, हमें डॉटर सेल प्राप्त हुई और ये भी कैसी थी, नॉर्मल। तो इसमें हमने देखा कि एक सन तो कैसा मिला, हमें हीमोफिलिक मिला, दूसरा कैसा मिला, नॉर्मल। फिर एक पुत्री हमें कैसी मिली, कैरियर मिली, मतलब वाहक पुत्री, और दूसरी हमें कैसी मिली, नॉर्मल। तो अर्थात जो पुत्र था, एक पुत्र हमें हीमोफिलिक मिला, एक पुत्र सामान्य, और इसी प्रकार से एक जो पुत्री थी वो वाहक पुत्री मिली और दूसरी कैसे मिली, सामान्य। अर्थात इसमें जो प्राप्त जो पुत्र है वो 50% सामान्य पुत्र होंगे और 50% कैसे होंगे, हीमोफिलिक होंगे। जबकि जो पुत्रियां होंगी वो 50% कैसी होंगी, वो 50% तो वाहक पुत्रियों का जन्म होगा जबकि 50% सामान्य पुत्रियों का जन्म होता है। आगे हम देखते हैं लिंग गुणसूत्रों की अनियमित संख्या से उत्पन्न होने वाला लक्षण।
इसमें हम कुछ सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, हमारे 2 होते हैं। अगर उसमें एक भी गुणसूत्र बढ़ जाए या घट जाए तो क्या होगा, हमारे जो गुणसूत्र होते हैं उनमें वेरिएशन, उसमें भिन्नता उत्पन्न हो जाती है और इस भिन्नता के उत्पन्न होने से बॉडी में एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से उत्पन्न भिन्नता को ही हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। लैंगिक गुणसूत्रों में एक्स या वाई सामान्य संख्या में परिवर्तन होने से निम्न सिंड्रोम पाए जाते हैं। नंबर 1 टर्नर सिंड्रोम। ये कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछ लिए जाते हैं आपसे कि टर्नर सिंड्रोम क्या है या पटाउ सिंड्रोम क्या है। इस तरीके से आपकी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस पर टिप्पणी कीजिए या 1-2 नंबर की, इस तरीके से बोर्ड में। तो ये सिंड्रोम लिंग गुणसूत्र की मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब क्या होता है, जो आपके लिंग गुणसूत्र हैं 2 जोड़ी में से एक की कमी हो जाती है, अर्थात वो क्या हो जाता है, सिंगल एक गुणसूत्र रह जाता है। अर्थात 44 तो आपके क्या होते हैं, ऑटोसोम्स, और एक जोड़ी थे आपके लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम। तो उन 2 जो लिंग गुणसूत्र थे उनमें से क्या हुई, एक की कमी हुई। तो आपके पास जो लिंग गुणसूत्र, अब जो टोटल गुणसूत्रों की संख्या बची वो कितनी बची, आपके पास 45 बची। तो इनमें जो ये सिंड्रोम किस वजह से हुआ कि एक गुणसूत्र की कमी हो गई, वो भी किसमें, आपके लिंग गुणसूत्रों में। टर्नर सिंड्रोम दैहिक गुणसूत्रों की संख्या। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं या ऑटोसोम्स होते हैं उनकी संख्या क्या रहती है, सामान्य रहती है, किंतु इन गुणसूत्रों में क्या होती है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। और इस सिंड्रोम का निर्माण जो होता है वो अंडजनन या शुक्राणुजनन किसी भी अवस्था में गुणसूत्रों के अवियोजन के कारण होता है। जैसे कि अंडजनन में देखा, ये मेल है और फीमेल है, इनका जब क्रॉस कराया तो आपने यहाँ पर देखा कि इससे जो उत्पन्न, यहाँ पर देखो इनका क्रॉस हुआ, ये जो ओ आपको नजर आ रहा है ये क्या है, इसमें एक भी गुणसूत्र नहीं आया है, मतलब इसमें जो लिंग गुणसूत्र है इसकी कमी हो गई है इस गैमीट में। तो अगर हम इसका क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सो एक्सो इस तरीके से आ रहा है, या हम इसको 0 कह लो या ओ कह लो, ठीक है। तो ये क्या है, इससे यहाँ पर जो ये बन रहे हैं संतानें, इनको हम क्या कहते, इनमें कौन सा गुण पाया जा रहा है या कौन सा सिंड्रोम पाया जाता है, टर्नर सिंड्रोम। जबकि यहाँ पर देखा आपने, ये जो लिंग गुणसूत्र थे यहाँ पर क्या हो रही है, एक की बढ़ोतरी हो रही है, अर्थात ये क्या हो रहे हैं, इनमें क्या पाई जा रही है, ट्राइसोमी। ठीक है, ये 3 हो रहे हैं ना, इसी तरीके से यहाँ पर तो इनमें क्या हो रही है, ट्राइसोमी। तो अगर किसी मादा में ये 3 गुणसूत्र ऐसे इस तरीके से पाए जाते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, सुपर मादा कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जब XXY अर्थात यहाँ पर भी क्या हो रही है, एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता है। ऐसे ही शुक्राणुजनन में भी गुणसूत्रों का अवियोजन अगर हुआ तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पर कहाँ पाया जाएगा, शुक्राणु में। अगर यहाँ पर कोई भी गुणसूत्र नहीं आता है तो और हम इसका हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, इनमें टर्नर सिंड्रोम क्रिएट हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम के कारण अल्प जो शरीर होता है वो कैसा पाया जाता है, अल्प विकसित होता है, स्त्री के समान होता है, और कैसा होता है, नपुंसक होता है। जननांग जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो कम विकसित होते हैं, अर्थात अल्प विकसित होते हैं। और ये जो रोग होता है ये 5000 व्यक्तियों में से किसी एक में पाया जाता है। इसके बाद में आता है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, ये सिंड्रोम लैंगिक गुणसूत्रों की ट्राइसोमी का मतलब क्या हुआ, अभी हमने पढ़ा था मोनोसोमी, वहां पर क्या हो रही थी, एक की कमी हो रही है। में क्या होता है कि एक की बढ़ोतरी हो जाती है, एक जो लिंग गुणसूत्र थे उसमें क्या हो जाता है, एक गुणसूत्र और जुड़ जाता है। जैसे कि हमने ऊपर अभी हमने यहाँ पर दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो रही थी ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो रहा था। तो इसमें क्या हो जाता है, ट्राइसोमी के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के व्यक्तियों में जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो जैसे आपका ऊपर टर्नर सिंड्रोम था उसमें भी उसी समान रहती थी, लेकिन थोड़ी वेरिएशन आती थी, वो किसमें आती थी, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर आती थी। ऐसे ही जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसके अंदर भी क्या होगी, वेरिएशन आएगी। तो जो इसमें भिन्नता आती है
वो किस में आ रही है, सेक्स क्रोमोसोम में। वो 2 की जगह कितने हो जाते हैं, 3। और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है, 47। नॉर्मल कितने होते हैं हमारे अंदर, 46। लेकिन जब एक की बढ़ोतरी हो जाती है तो उनकी संख्या कितनी हो जाती है, 47। और उनका विन्यास कितना हो जाता है, 2a तो क्या है, ऑटोसोम्स प्लस XX क्या थे हमारे, सेक्स क्रोमोसोम। अब इसमें एक और क्या बढ़ा हमारा, एक क्रोमोसोम और बढ़ गया, तो हमारे टोटल कितने हो गए, 47। इसका निर्माण अंडजनन या शुक्राणुजनन किसी भी प्रक्रिया के समय गुणसूत्रों के अभियोजन के कारण होता है, जैसे कि किसमें हो रहा था हमारा, टर्नर सिंड्रोम में हो रहा था। फिर है लक्षण, इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या लक्षण होते हैं वो हम जानेंगे। जिसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता है, ऐसे व्यक्ति बाहर से कैसे होते हैं, लक्षणों में पुरुषों के समान ही होते हैं, और इन पुरुषों के बाह्य जननांग क्या होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, और इनके जो स्तन होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। और ये जो लक्षण होता है ये लगभग 1000 व्यक्तियों में से किसी एक में पाया जाता है। इसके बाद में हमने ऊपर अभी यहाँ पर पढ़ा था अतिमादा, अतिमादा है ना, ये देखो सुपर मादा, या हम सुपर फीमेल भी कह देते हैं, या अतिमादा भी कह देते हैं। इसी तरीके से अतिमादा अतिनर दोनों ही पाए जाते हैं। ये देखिए अतिमादा ये स्त्रियों में अधिक एक्स गुणसूत्र के कारण बनती है। अगर जो उसका एक्स गुणसूत्र है वो उनकी बढ़ोतरी हो जाए तो क्या कहलाते हैं, अति सुपर मादाएं, मतलब सुपर फीमेल या अतिमादाएं कहलाती हैं। इन गुणसूत्रों की संख्या 47, 48, 49 तक हो जाती है। और ये जो स्त्रियां होती हैं ये प्रजनन के योग्य तो होती हैं, लेकिन ये क्या होती हैं, बुद्धू होती हैं। ऐसे ही अतीनर होते हैं, सुपरमेल होते हैं, इनमें बाह्य गुणसूत्र की अधिकता के कारण ऐसा होता है। और पुरुषों में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, XY, जबकि स्त्रियों में क्या हो रहे थे, वो XXX। इनमें किसकी, Y की बढ़ोतरी होती है। गुणसूत्रों की संख्या इसमें क्या हो जाती है, 47 हो जाती है। और ये इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, जो मतलब मेल होते हैं, वो कैसे होते हैं, अत्यधिक गुस्सैल होते हैं और कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, और उनमें अपराधी प्रवृत्ति भी होती है। इनको हम क्या कहते हैं, सुपरमेल कहते हैं या अथीनर भी कहते हैं। इसके बाद में हम आते हैं अगले पे। कुछ ऐसे अभी तक हमने पीछे पढ़े थे वो कैसे थे, जिनमें लैंगिक गुणसूत्र में अनियमितता होती थी, उनसे उनसे उत्पन्न होने वाले वो लक्षण थे। अब हम पढ़ेंगे दैहिक गुणसूत्रों की अनियमितता से उत्पन्न होने वाले लक्षण। एबनॉर्मेलिटीज अराइजिंग ड्यू टू एबनॉर्मल नंबर ऑफ सोमैटिक क्रोमोसोम। कायिक या संजात सूत्रों की संख्या में, मतलब ऑटोसोम्स की अगर संख्या में विभिन्नता होती है, आपको पता है 44 थे ऑटोसोम्स, तो उन 44 में अगर कोई भी विभिन्नता हुई, घटे या बढ़े, तब भी क्या होगा, सिंड्रोम उत्पन्न हो जाएगा। अब वो कौन से सिंड्रोम है जो कि दैहिक गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण उत्पन्न हो रहे थे। पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, मंगोलिज्म भी कहते हैं। ये भी कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर में कि मंगोलिज्म किसे कहते हैं, या किसी ऐसे दो एक या 2 नंबर में, 1 नंबर में पूछ लिया गया कि ऐसे 2 सिंड्रोम्स के नाम लिखिए जो कि दैहिक गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये सिंड्रोम जो है ये सबसे पुराना सिंड्रोम है, और लैंगडन डाउन ने 1866 में इस सिंड्रोम का अध्ययन किया था। ठीक है, और इस पर बहुत अच्छे से अध्ययन किया जा चुका है बहुत पहले ही। यह सिंड्रोम जो हमारा 21वां पेयर होता है, 21वां गुणसूत्र होता है, उसमें ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, टोटल 22 पेयर होते हैं, तो जो 21वां जोड़ा होता है ना उसमें ट्राइसोमी हो जाती है। गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी हो जाती है, 47। जब ट्राइसोमी होगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक गुणसूत्र जो 21वां पेयर है, 21वें पेयर में एक गुणसूत्र बढ़ गया तो कितने हो गए, 47। यह स्त्री या पुरुष किसी में भी पाया जा सकता है। इससे जो ग्रसित व्यक्ति हैं उनमें किस तरीके की लक्षण उत्पन्न होते हैं या कैसे वो नजर आते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है। इससे ग्रसित व्यक्ति मंगोलों के समान होता है। इनकी जीभ मोटी होती है,
आंखें तिरछी होती हैं, मस्तिष्क जो होता है इनका अल्प विकसित होता है और कद जो होता है इनका छोटा होता है और इनकी आयु जो होती है वो सामान्यतः 12 से 14 वर्ष तक की होती है और ये किसी भी 700 में से हो सकता है एक बच्चे में ये सिंड्रोम पाया जाए। फिर है इसके बाद में एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है? यह सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र मतलब 18वीं जोड़ी जो है गुणसूत्र की उसमें ट्राइसोमी के कारण होता है, जबकि हमारा जो ऊपर था डाउन सिंड्रोम कब हो रहा था? 21वीं जोड़ी की ट्राइसोमी के कारण और एडवर्ड सिंड्रोम कब हो रहा है? 18वीं जोड़ी की ट्राइसोमी के कारण। इसमें भी एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो जाती है 18वें जोड़ी गुणसूत्र में, तो इसमें भी संख्या कितनी हो जाती है? 47 या 47। और इसका अध्ययन किसने किया था? J.H. एडवर्ड्स ने किया था। इसकी विशेषता क्या होती है? इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं इनका मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, शरीर के अंग और तंत्र में क्या होता है? विकार होता है और जो ये बच्चे होते हैं ये बस 6 महीने तक ही जीवित रह पाते हैं। फिर इसके बाद में आता है अगला हमारा पटाऊ सिंड्रोम। यह सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। 13वीं जोड़ी होती है उसकी ट्राइसोमी होती है। सबसे पहला हमने कौन सा पढ़ा? टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। इसके बाद में हमने ये दैहिक गुणसूत्रों की बात करें, पहले इसको देख लेते हैं। पहला हमने पढ़ा इसका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या था? 21वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी हो रही थी। दूसरा हमने पढ़ा एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें 18वीं जोड़ी गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो रही थी। तीसरा हम पढ़ रहे हैं पटाऊ सिंड्रोम, जिसमें 13वीं जोड़ी गुणसूत्र पर ट्राइसोमी होने के कारण ही होता है और इसका अध्ययन के पटाऊ ने 1960 में किया था। इनकी विशेषता क्या होती है? इनमें जो होता है मस्तिष्क वो अल्प विकसित होता है, तालू जो होती है उसमें दरारें पड़ जाती हैं, जो ऊपरी होंठ होता है वो बीच से कटा हुआ होता है, बहरापन होता है, हृदय और अन्य तंत्र जो होते हैं उनमें भी विकृतियां पाई जाती हैं। ऐसे बालक जो होते हैं वो 3 माह की आयु तक उनकी मृत्यु हो जाती है और ये किसी भी 20,000 शिशुओं में से किसी एक में ये सिंड्रोम पाया जाता है। फिर इसके बाद में है जीनी व्यतिक्रम के कारण होने वाले रोग। तो जीनी व्यतिक्रम जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिनके जीन में कुछ इधर से उधर जीन हो जाते हैं उनमें, तो जैसे आपने एक सुना होगा सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अरक्ता, इसमें असामान्य जो होता है हीमोग्लोबिन का निर्माण अप्रभावी जीन के कारण हो जाता है, ठीक है। यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का निर्माण नहीं कर सकती। जब ऑक्सीजन का निर्माण नहीं कर सकता तो जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी में क्या हो जाता है? हंसिया जो आरबीसी होते हैं, जो लाल रुधिराणु होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? हंसिये के आकार के हो जाते हैं, ठीक है। कैसे हो जाते हैं? हंसिया आपने देखी है ना किस तरीके से होती है, तो वो इस तरीके के हो जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों में एनीमिया हो जाती है, मतलब घातक रक्त अल्प मतलब रक्त की कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। ये भी एक तरीके से क्या है? अप्रभावी जीन से होने वाला ही रोग है, ठीक है। जब अप्रभावी जीन और संयुग्म की जो अवस्था होती है इसमें सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। आगे अगले उस पे चलते हैं, ये है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये भी एक अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होता है और इस लक्षण का अध्ययन सर आर्चीबाल्ड गैरट है ना, इन्होंने किया था। और ये जो फिनाइल एलेनिन है अमीनो अम्ल का उपयोग अनेक उपापचयी पाथवे मेटाबॉलिक जो पाथवे में होता है, कि जो फिनाइल एलेनिन है इस अमीनो अम्ल का उपयोग जो होता है जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं उनमें होता है। तो प्रत्येक पाथवे में बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो भाग लेते हैं
एक एंजाइम का निर्माण न होने से वो जो पाथवे होता है वो पूरा नहीं हो पाता, और उनमें जब वो पाथवे पूरा नहीं हो पाता तो उसमें क्या होता है, कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक अप्रभावी जीन के कारण, ठीक है, एक अप्रभावी जीन के कारण इसमें रुधिर में फिनाइल एलेनिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है और इसका स्त्रावण जो होता है वो मूत्र में भी होने लगता है। इस अवस्था को फिनाइल कीटोन्यूरिया या पीकेयू, फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं। ऐसे बालकों में जो मस्तिष्क होता है ये कैसा होता है, अल्प विकसित रह जाता है और इनकी जो आईक्यू होती है वो 20 से भी कम रह जाती है। इसके अलावा और भी इसी तरीके से के और रोग हैं, जैसे कि आपने एल्केप्टोन्यूरिया भी सुना होगा, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी कुछ अम्ल हैं की सांद्रता रुधिर में बढ़ जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, ये एल्केप्टोन्यूरिया उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही एक और है रंजकहीनता, ठीक है, रंजकहीनता है, इसमें भी इसी तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सभी इस तरीके के ही हैं जिनमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर किसी को कोई यहाँ इसमें दिक्कत हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग।